अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। पिछली बार हमने मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करवाया था। इस बार हम मेटल के ऑक्साइड्स को एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। एसिड कोई भी हो सकता है हमारा अभी फिलहाल के लिए। तो कोई मेटल का ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो याद रखना सॉल्ट और वाटर बनाता है। ऐसी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस। ठीक है, यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं एसिड के साथ या नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं बेस के साथ, तो क्या बन रहा है सॉल्ट और वाटर। यही आंसर इसका। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा कि जितने भी एसिड्स होते हैं और बेसेस होते हैं, ठीक है, इनमें आपस में कॉमन क्या होता है, यानी सारे एसिड्स में क्या कॉमन बातें हैं और सारे बेसिस में क्या कॉमन बातें हैं। कुछ कॉमन चीजें होती है ना सब्सटेंसेस में, वही चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से कि किसी एसिड्स में और बेसिस में क्या कॉमन होता है आपस में। तो देखो यहाँ पर काफी चीजें आपको समझने को मिलेंगी। तो बच्चों ध्यान रखना, जितने भी एसिड्स होते हैं हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है, अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो हमेशा आपको H+ आयन देगा। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट जब किया था, इस लेसन को जब मैंने स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी एसिड्स होते हैं उसके अंदर कॉमन थिंग क्या, या मतलब उसके अंदर क्या ऐसा पाया जाता है कि उसको एसिड कहा जाता है, उसके अंदर H+ आयन्स होते हैं। ठीक है, जितने भी एसिड है उसके अंदर H+ आयन पाया जाता है। ठीक है, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब हम इन एसिड्स को जैसे डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन का आयन और क्लोरीन का आयन मिला। अगर हम हाइड्रोजन सल्फेट की बात करते हैं, इसको सल्फ्रिक एसिड भी कहा जाता है, लिख लेना, हाइड्रोजन सल्फेट को सल्फ्रिक एसिड भी कहा जाता है। और इसको जब हम एक्वस मतलब इसको जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसके अंदर हाइड्रोजन के देखो 2 आयन और इसको बोलते हैं सल्फेट आयन SO2, और ये 2 के ऊपर माइनस, ये आयन्स को दिखा रहे पूरे चीज इसके ऊपर है सल्फेट का आयन, ये ध्यान रखना। आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। ये भी काफी बेहद इंपॉर्टेंट एसिड है, HNO3। HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3 को बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड। और इसको भी जब हम स्प्लिट करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हमें H+ आयन और नाइट्रेट का आयन मिलता है। H+ आयन और नाइट्रेट का आयन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, आप इसको ध्यान से देखो। नहीं समझ में आता एक बार बैक करो और दोबारा देखो वीडियो को। एक और एसिड की बात करते हैं, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। ये नाम कैसे इसका लिखा गया है इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें सीखेंगे IUPAC नेमिंग। और ये जो है इसका वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हो या उस पर जाके देख सकते हो। बट फिलहाल के लिए आप इसका नाम अभी याद रखो, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। ये एक वीक एसिड होता है। ठीक है, इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। जब इसको हम स्प्लिट करते हैं तो CH3COO-, ये देखा ना आयन, ये इसका आयन है, ये इसका आयन है, और H+ आयन। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखो मैंने लिखा भी है कि द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल। एक चीज ध्यान रखना, ग्लूकोज का देखो, अब बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर भी हाइड्रोजन मिल गया वो स्प्लिट होकर हाइड्रोजन का आयन ही दे देगा। ग्लूकोज के अंदर भी हाइड्रोजन पाया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर आप ग्लूकोज को पानी में डालते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा, नहीं करेगा। ठीक है, एल्कोहल का भी फॉर्मूला CH3OH, मेथनॉल हो गया CH3CH2OH। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला, इसके अंदर भी हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन ये डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट। जब आप इनको पानी में मिलाओगे तो इसका हाइड्रोजन बाहर नहीं आएगा, इसीलिए ये लोग एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। समझ में आई बात है?
इससे पहले जैसे ये नाइट्रिक एसिड है, इसको जैसे ही आप डिसॉल्व करोगे H+ आयन आ जाएगा इसका, यानी इसका एसिडिक कैरेक्टर हमें मिल रहा है। लेकिन इनके पास हाइड्रोजन आयन देखो 12 है, इसके पास ये काफी तरह का मेथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो अल्कोहल का CH3CH2OH फॉर्मूला जनरली जो हम यूज करते हैं कमर्शियली में, तो एथेनॉल का, तो उसको जो है एथेनॉल को ही अल्कोहल कहा जाता है। तो इसको जो है अगर आप इसके हाइड्रोजन को अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो नहीं होगा, पानी में डालो, पानी में डिसॉल्व करके नहीं होगा, इसीलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होता है। हम अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं, यहाँ तक तो ये खत्म हो गया। अब हम थोड़ी सी कंडक्टिविटी के ऊपर आ जाते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी में आप देखोगे, इसको मैंने इससे पहले ही बताया था, और जो यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है, डायग्राम, और ये जो नाम मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का सवाल अगेन यहाँ से आता है। अभी तक तो ये जानकारी के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है क्या होता है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। क्या होता है जब किसी एसिड और बेस को पानी में डाला जाता है, ठीक है। तो देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब पानी में मिलाया गया तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लोराइड आयन। देखो, जब हम पानी के अंदर एसिड को डालते हैं, और देखो ये एक बल्ब है, इसको थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाता हूँ यहाँ। ये हमने एक टैंक लिया, ठीक है। इस टैंक में वाटर फिल कर रखा हुआ है ना, और इसमें क्या किया हमने, थोड़ा सा एसिड मिला दिया, एसिड डाल दी थोड़ा सा, ठीक है। एसिड डालने के बाद मैंने क्या किया, 2 तार लगाए इसमें ऐसे। देखो ये 2 तार आपस में जुड़े नहीं है। मैंने क्या किया, देखो बच्चों ये बैटरी का साइन है, ये बैटरी का सिंबल है, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पे ये बल्ब का साइन है, ठीक है। और इस बल्ब को, ये स्विच है, ये स्विच है जो मैंने बनाया। इसको इलेक्ट्रिसिटी में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना। उसको न्यूमेरिकल भी सारे कराऊंगा। देखो जितने भी चैप्टर्स हैं सबके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। अपार्ट उसके बाद और भी क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी कराऊंगा। जो क्वेश्चन पेपर है उसका भी सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर होते हैं, सैम्पल पेपर, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन पहले आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लो ध्यान से। नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो को स्टॉप करो, देखो, समझो, उसके बाद तब आगे बढ़ो। जो इतनी जल्दबाजी कुछ नहीं है अभी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस टैंक में मैंने पानी और थोड़ा सा एसिड डाला, यानी डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूट कर दिया इसको। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पानी मिला देते हो, ये पानी में हाइड्रोक्लोरिक, देखो ध्यान रखना, पानी में एसिड मिलाते हैं, इसका उल्टा मत करना। तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन आया। इस आयन की वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी हो रही है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है, आयंस की वजह से फ्लो होता है। तो ये आयन है प्लस माइनस के, ये यहाँ पर आएगा, और इस वायर, जैसे ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ आती है, हमेशा फ्लो करता है। ये बैटरी है, पावर ऐसे दे रहा है, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे फ्लो जाएगा ना, प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ पर आया टैंक में, इसने आयन रिलीज किया, ये आयन धीरे 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 यहाँ पहुंच जाएगा कंडक्टिविटी, और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, ये जो बल्ब है ये जल जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको समझाया, ठीक है। यही डायग्राम से मैंने बता रखा, लिखा भी है कि H3O+, ये T नहीं है, हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोनियम का आयन है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है इसके बाद, कि जो हाइड्रोजन के आयंस होते हैं, जो हाइड्रोजन के आयंस होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते। हमेशा आप देखना, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में मिलेगा आपको कहीं पर भी, मॉलिक्यूल फॉर्म में। इसको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये ऐसे कभी नहीं मिलता, ये किसी सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करेगा कुछ समय के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है कि जब
हाइड्रोजन का आयन पानी के साथ कंबाइन होता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। मैंने इसका आप नाम लिख के दिखाया था, H3O+ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब देखो, अब उसी टॉपिक को हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाया था पिछला वाला, है ना। इसमें हमने देखा था कि एसिड के साथ कैसे कंडक्ट मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं बेस के साथ। अब बात करते हैं बेस के साथ। तो देखो बेस में वैसे ही वहां पे H+ आयन था, उसकी वजह से हाइड्रोनियम आयन की वजह से कंडक्टिविटी हुई थी। यहाँ पर भी आयन्स होंगे, यानी जितने भी बेसेस होते हैं, कॉमन की बात करें, कॉमन थिंग की, तो जितने भी बेसेस होते हैं सभी बेस के अंदर जितने भी बेस होते हैं उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होता है। सबके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होता है। अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोक्साइड का आयन ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हाइड्रोक्साइड का आयन कम होगा तो वीक बेस। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, इसमें हमने क्या किया, पानी मिलाया, ठीक है, इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोडियम का आयन Na+, इसको बोलते हैं सोडियम आयन। हाइड्रोक्साइड ये भी आयन है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये वीक बेस में आता है। तो K+, पोटेशियम का आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का आयन, हाइड्रोक्साइड का आयन, ठीक है ना। तो ये क्या है सब, जब बेस के साथ पानी का रिएक्शन होता है, ठीक है। दूसरा एक नोट करने वाली बात है कि जितने भी जो बेसेस हैं अगर वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम अल्कली बोलते हैं। अगर बेस पानी में डिसॉल्व हो जाए तो अल्कली, तो ये सब क्या है, अल्कली। और मेटल है तो अल्कली मेटल। इसकी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। आगे चलते हैं। अब देखो मैं शुरू से बात करते आ रहा हूं, एसिड कितना स्ट्रांग है, एसिड कितना वीक है, उसकी जो है डिटेल हम यहाँ आते हैं। देखो आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ोगे तो उसमें भी काफी सारी चीजें आपको दी हुई है, और एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम भी आपको बना के दिखाया गया है, ठीक है, कि एसिड कितना स्ट्रांग हो सकता है, कितना वीक हो सकता है, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली उसके हाइड्रोजन के आयन पर और हाइड्रोक्साइड के आयन पर, ठीक है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस, है ना, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, बेस कितना स्ट्रॉन्ग होगा, उसका सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो डिपेंड करता है उसके हाइड्रोजन आयन पे। ध्यान सुन लो, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा अगर उसके पास H+ आयन ज्यादा होंगे, बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा जितना ही ज्यादा उसके पास OH- आयन होंगे। ये एक मैंने बॉक्सा बना रखा है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। अगर आप देखो ये 7 का मतलब न्यूट्रल है। अगर देखो 0 से 14 तक होता है, ये नंबर है 0 से 14 तक। पीएच जो है हमारा, पीएच रेंज, पी का मतलब होता है पोटेंस, पी का मतलब, और पोटेंस का मतलब होता है कि पावर कितनी है। तो हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो 0 से लेके 7 तक, इधर की अगर 7 से आप इधर साइड जाते हो तो H+ आयन देखो ज्यादा है, इधर ज्यादा कंटेनमेंट है तो ज्यादा एसिडिक होगा। अगर 7 से इधर की साइड जाते हो तो हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा ज्यादा होगी, H+ आयन की मात्रा है देखो कम हो गई। ये देखो ये रहा जो लाइन मैंने बना रखा है, ये वाली, ये जो ब्लू कलर की जा रही है यहाँ से यहाँ तक, हल्का सा हरा हरा जा रहा है, तो ये H+ आयन की मात्रा कम हो गई, इधर ज्यादा है एरिया, यानी इधर H+ आयन ज्यादा है तो ज्यादा एसिडिक, इधर OH- आयन ज्यादा है तो ज्यादा बेसिक, ठीक है। तो ये हमारी बातें यहाँ कंप्लीट होती हैं कि एसिड कितना स्ट्रांग हो सकता है, एसिड कितना वीक हो सकता है, इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में जान चुके हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रेंथ की भी बात वही होगी कि एसिड का स्ट्रेंथ उसके H+ आयन और OH- आयन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो बच्चों एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको इसमें पेजेस में नहीं, मैं जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू बता दूंगा। कुछ पेजेस हैं एनसीईआरटी के उसमें कि आपको क्या है कि एक बॉक्स बना के वहां पे दे रखा है कि एसिड कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा वीक है, कितना ज्यादा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आपको दिखा रखा है, इस टेबल में आपको ये दिखाया गया है कि जो है अगर आप रेड कलर ज्यादा होने लगता है, रेड कलर का कलर ज्यादा हो जाता है तो वो ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अगर हल्का हल्का पिंक हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ है एसिड की कम होती जा रही है, 7 तक आते जाते वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे बेसिस की तो उसमें भी
जितना ज़्यादा ब्लू होगा उतना ज़्यादा वो बेस होता है। बाकी कुछ जैसे ये टेबल है, इस टेबल में आपको दिया हुआ है कि ऑरेंज का क्या है, और ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, लेमन में कौन सा एसिड होता है, चीटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, टर्म उसमें इमली में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, प्लस आपका टमाटो में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, कर्ड में कौन सा एसिड होता है। तो ये एसिड्स के नाम आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक के लिए आपको एक एक नंबर जो है मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अगला टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जो पीएच है उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, जो हमारा जो पीएच होता है, ठीक है। देखो हमारे बॉडी का भी कुछ पीएच होता है, हमारे बॉडी का पीएच अगर बदल जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं, या हमारा डाइजेशन नहीं हो पाता स्टमक का, तो उसका पीएच खराब होने की वजह से ही होता है ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। पीएच चेंज हो गया तो उनके बॉडी में दिक्कत आएगी। तो देखो हमारा जो बॉडी होता है उसका पीएच रेंज, यानी अगर हमारे बॉडी का पीएच रेंज 7.0 से 7.8 तक होगा तो हमारा बॉडी ठीक से काम करेगा, इतने पे ही काम करता है, और इतने नॉर्मल पीएच में ही हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लोग सर्वाइव कर पाते हैं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो बारिश हो रहा है और बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाएगा, देखो ये एक पीएच पेपर होता है जिसपे ये ना नंबर्स लिखे होते हैं और कलर होता है, लिटमस पेपर से चेक करते हैं और उस कलर को ना लेके उस पर मैच करते हैं, उस टेबल उस क्या नाम है, एक पेपर दिया होता है उस पर लेके मैच करते हैं, ठीक है। अगर मैचिंग में 5.6 से कम हो गया, ठीक है, अगर पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो वो एसिड रेन कहलाता है। देखो अगर ये एसिड रेन मान लो कि नदी या तालाब इस जगह पे पहुंच जाता है, तो नदियों में तालाब में एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछली कछुए या जो भी जानवर उसके अंदर रहते हैं वो बेचारे मर जाएंगे, क्योंकि पीएच अगर नदी का ज्यादा हो जाएगा तो उनका जो क्या नाम है गिल्स होता है या उनकी बॉडी का ऊपर का स्किन है वो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम्पल है यमुना नदी दिल्ली की, उसमें बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स मर गए क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो एसिड और बेस, ज़्यादातर एसिड चीज़ें होती हैं वो उसमें रिलीज डायरेक्ट कर देते हैं कंपनी, और क्या होता है कि उसमें जो रहने वाले जो जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो बेचारे मर जाते हैं, ठीक है, या उनका सर्वाइवल काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा कुछ प्लैनेट, एक प्लैनेट की बात कर लेते हैं कि उनके यहाँ पर जो एसिड की क्या कंसंट्रेशन है। तो हमारे पास एक वीनस नाम, हमारे सोलर सिस्टम में एक वीनस नाम का प्लैनेट है जिसका जो एटमॉस्फेयर है ना वो वाइट और येलोइश क्लाउड का है, मतलब क्लाउड है उसका जो एटमॉस्फेयर, जैसे हमारे यहाँ ऊपर का जो क्लाउड है वाइट कलर, वो वाइट कलर का होता है। तो इनके यहाँ जो क्लाउड है वो काफ़ी मोटा क्लाउड है, वाइट और येलोइश कलर का, जो कि सल्फ्रिक एसिड का है, यानी वहां पर एसिड की ही बारिश होती है। सोचो वहां पर हमारा सर्वाइवल तो हो ही नहीं सकता वीनस पे, क्योंकि वहां बारिश ही एसिड की हो रही है, वो भी सल्फ्रिक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो वहां पर सर्वाइवल हमारा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका पीएच कितना होना चाहिए। देखो हमारे स्टमक में क्या होता है कि एसिड रिलीज होता है, क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, उस खाने को पचाने के लिए हमारे छोड़ो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये एसिड जो है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर निर्भर करता है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे कि कितना कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या खाता है वो, ठीक है, उसके फूड पर भी डिपेंड करता है कि कौन किस टाइप का फूड खाता है। कच्चा मांस खाने वाला ऑर्गेनिज्म है, हम लोग क्या होता है हम लोग ज़्यादातर कुक्ड फूड खाते हैं। तो क्या है कि हमारे बॉडी में स्टमक प्रोड्यूस होता है और इससे क्या होता है हम जो है हमारा जो बॉडी का जो मतलब अंदर जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड बनता है वो हमारे स्टमक के स्किन को, जैसे मान लो ये स्टमक है, इसका स्किन है, तो इसके स्किन को ये एसिड हार्म नहीं करेगा। ये स्किन जो है म्यूकस नाम के लेयर से प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, दूसरा अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खाना खा लेते हैं और हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा बन जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखना इस बात का। हमारे स्टमक में क्या है कि ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगा,
इससे क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए या रिलीफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम माइल्ड बेस, वीक बेस जो होते हैं ये। ठीक है, एंटा एसिड्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, इनो वगैरह पी लेते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहा जाता है, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर माइल्ड बेस, इनको हम जब खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। एसिड बेस, हमारे स्टमक में एसिड है, उसकी वजह से हमें दर्द हो रहा है ज्यादा एसिड होने की वजह से। ठीक है, हमने क्या किया, बेस खा लिया। जब हमारे बॉडी में बेस गया तो एसिड प्लस बेस बन जाएगा सॉल्ट, तो न्यूट्रल हो गया, हमें जो है रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा, एसिड ज्यादा होने की वजह से, यानी अगर एसिड ज्यादा हो जाता है तो हमारे दांत भी सड़ने लगते हैं। अब वो पेट वाला एसिड नहीं है, हमारे माउथ के अंदर भी एसिड प्रोड्यूस होता है। कैसे, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे दांत के गैप में रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एसिड रिलीज होता है, और उस एसिड की वजह से हमारे दांत सड़ सकते हैं। कैसे, देखो, अगर हम उस, जो हम खाना खाते हैं, शुगर है, ये सब चीज़ हम खाते हैं, चीनी पदार्थ या चीनी वाले चीज़, इसमें मीठे जो है फूड में ज़्यादातर सड़ने के बाद एसिड एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर उस एसिड का पीएच 5.5 से कम हो गया, हमारे माउथ के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस होगा खाने की वजह से, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दांत पे जो इनेमल होता है उसको खराब कर देगा और दांत खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस का इस्तेमाल करते हैं। अगेन हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी को पता होगा, हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को खत्म कर लिखा ना, यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, जिससे क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो गया है, उसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जो दांत होता है, ये भी एक सवाल बनता है कि जो दांत होते हैं हमारे, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, जो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। कैल्शियम फॉस्फेट से हमारे दांत बने होते हैं। ठीक है, जो इनेमल होता है, टूथ इनेमल, उससे बने होते हैं, और ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, और ना ही ये कोरोट होता है। लेकिन अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, और दांत लोगों के इसलिए सड़ जाते हैं, दांत में छेद हो जाता है। ठीक है, ये चीज है। अब देखो जो एसिड है, देखो नेचर में कितनी सारी चीजें हैं हमारे पास। जो एसिड है वो प्लांट और एनिमल सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर रहे हैं। जो एसिड है उसको प्लांट और एनिमल सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों। तो कैसे, मधुमक्खी का स्टिंग, ठीक है, या लीव्स, स्टिंग, लीव्स एंड एसिड्स। मधुमक्खी जब उसको कोई परेशान करता है, ठीक है, या उसको लगता है कि मेरे सामने खतरा है, तो वो क्या करती है, वो काट लेती जाके। तो क्या करती है, वो अपना डंक इंसर्ट करती है, और उसके डंक में, स्टिंग में मेथनोइक एसिड होता है बच्चों, मैंने पहले भी बताया था आपको। मेथनोइक एसिड जाने की वजह से क्या होता है, उसके स्किन में सूजन आ जाएगी, दर्द होने लगेगा, और इरिटेशन, खुजली होने लगेगी वहां पे। तो इस देखो अगेन हमारे बॉडी में एसिड गया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेकिंग सोडा हो सकता है, ठीक है, प्याज हो सकता है। उसको अगर आप यहाँ पे इस तरह से रब करते हो, लगाते हो, तो वो ठीक हो जाएगा, काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। अब देखो अभी तक हमने एसिड और बेस की बात कर ली है, अब बात करते हैं सॉल्ट्स की। ठीक है, अब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं। देखो जनरली क्या होता है, सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय ए मेटल। किसी मेटल को, देखो दोबारा से मैं बता रहा हूं, किसी मेटल को अगर एसिड में डाला जाता है और इसके अंदर से हाइड्रोजन निकल जाए, और ये इसके साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं। दोबारा सुन लो, ये डेफिनेशन है, नहीं समझ में आ रही तो यहाँ देख लो। जिंक, Zn का मतलब होता है मेटल, जिंक एक मेटल होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर का। इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसको डालेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में लेके HCl में डाल देंगे। जैसे रिएक्शन करवाओगे, यहाँ पर जिंक जो है हाइड्रोजन को भगा देगा यहाँ से, ज्यादा रिएक्टिव है,
और जिंक का क्लोराइड बनाएगा जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है। और सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं, और हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा। तो कुछ सॉल्ट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, सोडियम क्लोराइड है ना, कॉमन सॉल्ट है। जिंक सल्फेट, ये सल्फेट का सॉल्ट है। कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये सब सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्ट्स में भी काफी वैरायटीज पाई जाती हैं। देखो, सॉल्ट्स की फैमिली, सोडियम के सॉल्ट, कैल्शियम के सॉल्ट, कैल्शियम मेटल से बने हो गए, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, जिंक के सॉल्ट, एल्युमिनियम, कॉपर के सॉल्ट, अमोनियम के सॉल्ट, क्लोराइड के सॉल्ट्स, सल्फेट के सॉल्ट्स, नाइट्रेट के, सल्फेट के सॉल्ट, ये रहे देखो, ठीक है। तो हम अब इसको वीडियो को आगे ले चलते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, इसमें कि सॉल्ट का पीएच कैसे जाना जाए, कैसे पता करें कि सॉल्ट का पीएच कैसे होता है। वही जो हमारे पास पहले सब्सटेंसेस थे, इंडिकेटर्स, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बार बार। तो पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। जैसे मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का पीएच होता है 7, तो ये न्यूट्रल है, लिटमस पेपर से चेक किया होगा, जैसी बात है। अमोनियम क्लोराइड, इसका पीएच 6। पीएच का मतलब वही जो कलर होता है ना, कलर के अकॉर्डिंग हम लोग पीएच डिसाइड करते हैं। ज़्यादा रेड हो जाएगा तो ज़्यादा एसिडिक होगा, हल्का सा रेड होगा थोड़ा कम एसिडिक होगा, वीक एसिड्स में आ जाएंगे वो। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है बट इसका नेचर एसिडिक है। सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है बट इसका पीएच 9 है और ये बेसिक है, ठीक है। तो ये दोनों वीक एसिड और वीक बेस में आ गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ ये है कि ये डिपेंड करता है कि द एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर ऑफ सम सॉल्ट सॉल्यूशंस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स। जब सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जब उसको पानी में मिलाया जाता है, पानी मिलाने के बाद वो स्प्लिट हो जाते हैं, कंपाउंड टूट जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक सॉल्ट है। अब देखो, जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो पहला है कि सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्यूशन देंगे हमेशा, इसकी बात हम कर चुके हैं। और न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो पीएच 7 होगा, इसकी भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों आपस में मिले, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक सॉल्ट आ गया जिसका पीएच 7 है, न्यूट्रल है ये, और पानी। आगे चलते हैं, दूसरा इसी का कि सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या देगा, एसिडिक सॉल्यूशन। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या देगा, एसिडिक सॉल्यूशन। तो अमोनियम क्लोराइड में जब पानी डालेंगे, अब ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट लिया है मैंने, ठीक है, और वीक बेस का सॉल्ट लूंगा, अब उसको रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा। देखो, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, पानी मिलाया, हाइड्रोलाइसिस करवाया, देखो वीक बेस आया और स्ट्रॉन्ग एसिड आया, ठीक है। दूसरा, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव बेसिक सॉल्यूशंस। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, वीक एसिड आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट को जब पानी के साथ हाइड्रोलाइज करो, इसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना, पेपर में भी पूछा जाता है ये।